हेलो दोस्तों कल मैंने बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स की एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि मैंने कौन स्मॉल कैप को उसमें ऐड क्यों नहीं किया। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपसे एनालिसिस करने वाला हूँ कौन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न्स इसकी कैसी है, इसकी रिस्क रेशियोज कैसी है, इन सभी चीजों पे आज हम बात करेंगे। और एंड में हम लोग देखेंगे कि मेरे हिसाब से किस टाइप के इन्वेस्टर्स को कौन स्मॉल कैप में इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक स्मॉल कैप फंड है और ये अपना जो मेजर पैसा है वो टॉप 250 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर हम इसकी बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। और इस फंड के पोर्टफोलियो में अभी 52 कंपनीज मौजूद है। वहीं दोस्तों अगर मैं इसकी लॉन्च डेट की बात करता हूं तो इस फंड का जो डायरेक्ट प्लान है वो जनवरी 2013 से लॉन्च हुआ है। वहीं अगर मैं इसके फंड मैनेजर की बात करता हूं तो मिस्टर अंकित पांडे इस फंड को सिंस मई 2020 हैंडल कर रहे हैं और उनके साथ मिस्टर वस सहगल इस फंड को जून 2019 से हैंडल कर रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज मुझे लगती है किसी भी फंड की, अगर उसके जो फंड मैनेजर हैं वो ज्यादा पुराने नहीं है, ज्यादा कंसिस्टेंसी से सेम फंड मैनेजर हैंडल अगर किसी फंड को नहीं कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो इस फंड में अभी 1100 करोड़ के आसपास का फंड साइज हो चुका है। पिछले 1-1.5 साल में काफी तेजी से ये फंड साइज बढ़ रहा है। देखने में कम लग रहा है लेकिन कुछ टाइम पहले ये 150 करोड़ का फंड साइज वाला फंड हुआ करता था। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन वाइज यहाँ पर बात करें तो इसने सबसे कम जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाया हुआ है 8% के आसपास, मिड कैप कंपनीज में 21% पैसा लगाया हुआ है, वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में 67% के आसपास पैसा इस फंड ने अभी लगाया हुआ है। तो मेजरली एलोकेशन स्मॉल कैप में भी रहती है लेकिन अभी रिसेंट में इस फंड ने मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी थोड़ा बहुत पैसा लगाना शुरू किया है। वहीं दोस्तों अगर हम इस फंड की एक्सपेंस रेशो पे बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो भी इस फंड की काफी लिमिटेड है। सिर्फ 0.5% एक्सपेंस रेशो ये फंड अभी चार्ज कर रहा है, जो कैटेगरी एवरेज 0.79% एक्सपेंस रेशो से काफी बेटर यहाँ पर हमें दिख रही है। और दोस्तों अगर हम इसकी एग्जिट लोड पे बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में कोई पैसा डाला है वो अगर आप 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद आप कोई भी पैसा निकालेंगे तो वहां पर आपको एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशियो से इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में समझ लेते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 21.45 चल रही है, वही शार्प रेशियो 1.41 और टर्नओवर रेशियो इसकी 200% से ज्यादा की चल रही है। तो दोस्तों कैटेगरी एवरेज से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैटेगरी एवरेज की चल रही है वो 17 के आसपास चल रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों हर किसी भी फंड की ये बताती है कि वो फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी दिखाता है। तो वॉलेटिलिटी कौन स्मॉल कैप की ज्यादा है अगर हम इसको कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें। वहीं दोस्तों शार्प रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि वो फंड बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, और ये जितनी ज्यादा होती है उतनी बेटर एक फंड की रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाती है। तो शार्प रेशियो इस फंड की कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छी दिख रही है। वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड की ये दिखाती है कि एक फंड कितने फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, और जितनी कम टर्नओवर रेशियो होती है वो उतनी ज्यादा एक फंड की कन्विक्शन दिखाता है बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी अपनाने में। तो यहां पर अगर हम देखेंगे टर्नओवर रेशियो इस फंड की काफी ज्यादा है अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें, यानी कि ये फंड बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, जो मुझे किसी भी फंड में एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव बात लगती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाते उस फंड के पोर्टफोलियो को देखकर कि क्या उनको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन यहाँ पर देखते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगाया हुआ है, देन एफएमसीजी, हेल्थ केयर, केमिकल और टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ पर दिख रहे हैं। ये एक पॉजिटिव बात मुझे लगती है स्मॉल कैप फंड्स की, अगर वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं 30-40%, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। स्मॉल कैप कंपनीज वैसे ही हैं और उसमें भी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा रिलाई करने में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज यहाँ पर इस फंड की एक बहुत पॉजिटिव दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर हम टॉप 10 कंपनीज यहां पर देखते हैं तो यहां पर भी यही अच्छी चीज दिख रही है कि यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको नोट कराना चाहूंगा कि
5.4% एलोकेशन इसने आईटीसी को किया हुआ है, जो कि एक लार्ज कैप का फंड है। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे इस फंड की यहाँ पर थोड़ी समझ नहीं आ रही है कि एक तरफ तो इन्होंने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसी बहुत वेरी हाई रिस्क काइंड ऑफ कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है, दूसरी तरफ एक वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी आईटीसी को यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो यानी कि ये फंड अभी थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। यहाँ पर स्टेबिलिटी देने की कोशिश की जा रही है एक स्मॉल कैप कंपनी में आईटीसी जैसी लार्ज कैप कंपनी को ऐड करके। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी पे क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है यहाँ पर क्वांट म्यूचुअल फंड को, क्योंकि बहुत ज्यादा मिक्स पोर्टफोलियो दिख रहा है, बहुत ही क्लियर कोई स्ट्रेटेजी यहाँ पर नहीं दिख रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं, तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में एक साल पहले लगा दिए होते तो इस फंड ने वो पैसा आपका 22,000 के आसपास बना दिए। बहुत ही अच्छी रिटर्न इस फंड ने आपको जनरेट करके दी है। वहीं अगर आपने 5 साल पहले वो 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा आपका 28,000 के आसपास हो गया है। और दोस्तों 8 सालों में ये पैसा इस फंड ने आपका 38,000 कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों इस फंड ने 5 सालों में काफी अच्छी रिटर्न दी है, 23% के आसपास की रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके एसआईपी रिटर्न पे बात करें, तो अगर आपने 5,000 रुपए से इस फंड में इन्वेस्टमेंट की होती तो 5 सालों में 3 लाख रुपए की लागत इस फंड ने आपकी 5 लाख से ज्यादा की बना दी है। 5 सालों में इसने एसआईपी में भी 23% के आसपास की रिटर्न जनरेट की है। अब दोस्तों बात आती है कि मेरे हिसाब से आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और करना चाहिए तो किस टाइप के इन्वेस्टर को करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको 2 चीजें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितने ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस इसके पोर्टफोलियो में होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं टॉप 10 कंपनीज देखता हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए 3 मंथ्स में आईटीसी अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, उसके अलावा इंडिया सीमेंट्स में -1% का चेंज है, बैंक ऑफ इंडिया अभी ऐड हुआ है, उसके अलावा लिंडे इंडिया में भी 0.72% का चेंज है, अरविंद लिमिटेड अभी ऐड हुआ है, शिल्पा मेडिकेयर में लगभग 2.23% 3.68 में से अभी खरीदा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप 10 कंपनीज में इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस किए जा रहे हैं कि एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको नहीं पता कि क्या ये कंपनीज आपके लिए सुटेबल है, आपके पोर्टफोलियो में कितना ओवरलैप है। वो सारी चीजें आप यहाँ पर इस फंड को देखकर जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टॉप 10 कंपनीज में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं, और वो हमने इसकी टर्नओवर रेशो में भी देखा था। उसी तरह दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इसकी रिटर्न में भी एक चीज यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने मार्च 17 से लेके मार्च 20 का पीरियड इस फंड की रिटर्न्स का सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2017 मार्च से लेकर लगभग 1.5 साल तक ये फंड बिल्कुल फ्लैट चल रहा था, उसके बाद ये लगातार गिरा है। और अगर हमने मार्च 20 में यहाँ पर इसकी रिटर्न देखेंगे आप, तो 38% की नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिल रही है। यानी कि जब बुरा टाइम आया था इक्विटी का, तो इस फंड का बहुत बुरा टाइम आया था। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये फंड 2-3 सालों में ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं आपको इसकी पूरी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाता हूँ। अब दोस्तों अगर मैंने इसकी मार्च 17 से लेके अक्टूबर 21 तक की परफॉर्मेंस पर ले ली है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्च तक ये -40% तक की माइनस में रिटर्न दे रहा था, लेकिन उसके बाद पिछले 1.5 साल में 2 साल में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो चीज इसकी रिटर्न में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, और आपको इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी इस फंड में नहीं है बिल्कुल भी। 1.5 साल में ही इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अभी आपको इस फंड को 1 साल और देना चाहिए, लेट इट परफॉर्म, इसकी कंसिस्टेंसी आने दीजिए। ना तो अभी इसकी जो पोर्टफोलियो है उसमें कंसिस्टेंसी है, ना इसके फंड मैनेजर्स में कंसिस्टेंसी है, और जो इसकी रिटर्न है वो भी सिर्फ 1.5 साल में ही अच्छी है, उससे पहले तक बहुत खराब ये फंड परफॉर्म कर रहा था। और दोस्तों अगर आप अननेसेसरीली बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी में भी बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो ही आप ऐसे फंड का चुनाव करें। अगर आप कम रिस्क लेने वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो आप इस फंड को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों आप भी अगर इसी तरह म्यूचुअल फंड की एनालिसिस करना चाहते हैं टिकर टेप पे, तो मैंने टिकर टेप का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर कर सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें।